नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे आप बाईपास ऑपरेशन के बाद में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। उसमें नॉर्मली सब कॉमन सेंस प्रिकॉशंस ही मेनली होते हैं। उसमें सबसे पहले तो है कि क्योंकि हम लोग जो बाईपास ऑपरेशन में आपकी जो ब्रेस्ट बोन जो होती है स्टर्नम, उसको हम लोग कट करते हैं और उसको बाद में स्टील वायर से जोड़ा जाता है। तो जिसकी नॉर्मली नेचुरल हीलिंग में 6 वीक्स लगते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, पर नेचुरली ऑन एन एवरेज 6 to 8 वीक्स इसमें लग जाते हैं। तो उस दौरान आपको कोई भी झर्क नहीं लगना चाहिए, कोई भी झर्क आपको अवॉइड करना है, कोई भी भारी वजन आपको कोई नहीं उठाना है जो कि 3 किलो से ज़्यादा भारी हो। ऐसी आपकी जो चीज़ें भारी जो चीज़ें हैं आपको अवॉइड करनी है। उसके अलावा आपको ड्राइविंग भी 6 to 8 वीक्स के लिए आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको झर्क ना लगे। और आपको एक स्टैंडर्ड बाइंडर हम लोग देते हैं, एडवाइस करते हैं, जो फैटी पेशेंट्स होते हैं या ओबीज पेशेंट्स होते हैं या फिर जिनकी स्टर्नम काफ़ी फ्राइबल होती है, ऑस्टियोपोरोटिक होती है, उन पेशेंट्स में हम लोग स्टैंडर्ड बाइंडर की एडवाइस देते हैं और उसको आपको कंटिन्यूसली 6 वीक्स के लिए लगाना पड़ता है। सोते टाइम उसको हटाया भी जा सकता है। बाकी आपको दिन पे टाइम में जब भी आप वॉक कर रहे हैं, कोई भी जर्क कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, तो उसको लगा के रखना पड़ता है। उसके अलावा कुछ लोगों का कंसर्न रहता है कि हम लोग कितने दिनों के बाद में फ्लाई कर सकते हैं, एरोप्लेन में बैठ सकते हैं, बैठ के जा सकते हैं घर पे। तो नॉर्मली उसमें 2 to 3 वीक्स का हम लोग एडवाइस करते हैं। आफ्टर 3 वीक्स आप लोग फ्लाई करके जा सकते हो। जैसे कि आपका गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, पर कुछ मरीज में अगर इमरजेंसी है तो आफ्टर 2 वीक्स भी आप लोग फ्लाई करके जा सकते हो। उसमें फिर टू फ्लाई के लिए हम लोग सर्टिफिकेट में एडवाइस करते हैं, जो कि 2 हफ्ते के बाद आपको मिल जाता है। उसके अलावा कुछ डाइटरी प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ते हैं, उसमें कि लो फैट और लो सॉल्ट डाइट हम लोग एडवाइस करते हैं। और जो वाल वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें अलग डाइट, एंटीकोलिन डाइट एडवाइस की जाती है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है अपना। और उसमें डाइट में भी जो आपको डाइटरी चार्ट मिलता है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ता है। वो भी 2 तरह का है। डायबिटिक पेशेंट्स में अलग डाइटरी चार्ट होता है, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनमें अलग डाइटरी चार्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिसिन्स का भी कुछ है, मेडिसिन्स को भी आप कंटिन्यूसली आप लेते रहते हैं। नॉर्मली कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि आपको इनिशियली 3 मंथ्स के लिए चलती हैं, उसके बाद वो स्टॉप करती जाती हैं। बट जो रेगुलरली 3-4 मेडिसिन्स हैं वो कंटिन्यूसली आपकी चलती रहती हैं। जो नॉर्मली जो मेडिसिन्स आपको रेगुलरली लेनी पड़ती हैं उसमें एकोस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रिल है, स्टेटिन्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं। और कुछ मरीजों में लेसिक्स जो है या फिर स्पाइनोलेक्टोन है, ये टैबलेट्स हैं, कुछ मरीजों में एडवाइस की जाती हैं। कुछ मरीजों में जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, 35% के आसपास होती है, 30% के आसपास होती है, उन मरीजों में हम लोग कई बार एस इनहिबिटर्स या फिर सेकुराइज करके जो टैबलेट आती है, आर्नी जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग एडवाइस करते हैं। तो ये मेडिसिन का भी आपको रेगुलरली लेना पड़ता है। इनमें से कुछ मेडिसिन जो हैं वो 3 महीने के बाद में बंद कर दी जाती हैं, पर कुछ मेडिसिन जो आपके जो स्टेटिन्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं या फिर एंटीप्लेटलेट्स हैं, वो लगातार आपको लाइफ लॉन्ग चलती रहती हैं। ये मैंने ब्रीफली आपको बताया है कि क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी पड़ती हैं आफ्टर दी ऑपरेशन, और किन जिन का आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्या क्या मेडिसिन लेनी पड़ती हैं आपको, क्या क्या डाइटरी आपको रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप कोई भी और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं या सावधानियों के बारे में, तो आप मेरे से पर्सनल जाकर मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं ऐसी जानकारी अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।